हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें जो इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स कवर करने हैं उन्हें एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक्स ये हैं मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। फिर हम मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। देन फिर हम देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में किस तरह से मिलती है। फिर देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमें जो मेटल अर्थ क्रस्ट से मिल रही है वो क्या होती है, इम्प्योर होती है। उसे प्योर करने के लिए मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके 3 मेथड्स है: एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देन हम देखेंगे कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी मेटल को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, उसके कुछ तरीके। तो सबसे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल को जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल्स जो है उनकी पोजीशन कहाँ है। तो मेटल्स जो है, आपको जो ये येलो कलर्स के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये क्या है, मेटल्स है। और जो ब्लू कलर के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो मेटल्स होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हम उनकी स्टडी करेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मेटल्स जो है वो बाहर से किस तरह के दिख रहे हैं, उन्हें क्या आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे लक्सचर है मेटल्स की, जैसे हार्डनेस है, मेलिबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है उसका, उनका डक्टिलिटी क्या होती है, और ये इन सभी की हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। मेटल जो उनकी प्योर स्टेट में होते हैं तब वो कैसे होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी सरफेस होती है। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं। मेटल के कुछ एग्जांपल्स क्या है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इनकी सरफेस जो है वो शाइन कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लस्टर। उसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। जैसे नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर। तो ये किसके एग्जांपल है, नॉन मेटल के। उसी तरह से मेलेबिलिटी जो होती है वो मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उस पर पीट के उसे एक थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। नॉन मेटल जो होते हैं उनमें मेलेबिलिटी नहीं होती है, अगर उनको हम पीटेंगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं मोस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं। इसीलिए जो गोल्ड है उससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। और जो सिल्वर होती है, सिल्वर फॉइल्स आपने देखी है जिसमें आप खाना पैक करते हैं, तो वो क्या होती है, एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे जो है उसकी थिन लेयर को बना सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, जो मेटल्स होती है उनसे क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं, यानी उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें से जो गोल्ड है उसके वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ तक के लंबे वायर को बनाया जा सकता है। तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। और उसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी नहीं होती है। सोनोरिटी, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रिकिंग अ हार्ड सरफेस एंड सेट टू बी सोनोरस। जब मेटल के सरफेस पर मारा जाता है तो उनमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनकी सरफेस क्या होती है, हार्ड होती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाती है, सोनोरिटी कहलाई जाती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरिटी शो नहीं करते हैं।
कंडक्शन ऑफ हीट, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। क्यों, उसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैंडल जलाई है और ये क्या है, एक मेटल रॉड है, और इस मेटल रॉड पर हमने क्या कर दिया, जो ग्लू है उससे जो कील होती है उसको स्टिक कर दिया। अब जब हम इस रॉड को गर्म करेंगे तो जैसे जैसे रॉड गर्म होती जाएगी जो कीलें हैं ये नीचे गिरती जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मेटल्स होती है उसमें हीट का क्या हो रहा है, कंडक्शन होता है, जिसमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है कॉपर एंड सिल्वर, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं लेड एंड मरकरी। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके लिए हम एक जो सर्किट है उसे बनाएंगे, जिसमें जो मेटल है उसे सर्किट में रखने पर, यानी सर्किट कंप्लीट करने पर जो सेल है बैटरी, यानी बैटरी का जो वायर है वो मेटल से कनेक्ट करने पर बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। और ये इसी की जगह हम वुड या फिर कुछ नॉन मेटल रख दे तो ये बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करेगा। तो ये ग्लो क्यों करा है बल्ब, इसमें बल्ब इसलिए ग्लो करा है क्योंकि जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके कारण जो है वो बल्ब फ्लो करता है। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके कोर्स में इतना नहीं है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसी तरह से जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हार्डनेस, मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं एंड सॉलिड होते हैं, इसीलिए उनसे क्या बनाया जाता है, जैसे मशीन्स बनाई जाती हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती है, और जैसे अभी हमने आगे पढ़ा फॉइल बनाई जाती है, उनसे तार बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो हार्ड होती हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तभी वो मोल्टन स्टेट में आएंगे या वो पिघली हुई स्टेट में आएंगे। तो जो मेटल होते हैं वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे आगे कि इनके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं मेटल और नॉन मेटल के। एक्सेप्शन ऑफ मेटल, ऑल मेटल आर सॉलिड, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्शन मरकरी, जो मरकरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ऑल मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन गैलियम और जो सीजियम होते हैं वो लिक्विड होते हैं, उन्हें अब हम अपनी हथेली में यानी पाम पर रखेंगे तो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से आराम से काटा जा सकता है। इनके लो डेंसिटी होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल, आयोडीन जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, बट इसमें क्या होती है, चमक होती है। जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लक्ष्य नहीं होता है, चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो है एक ऐसा मेटल है जिसमें चमक होती है। उसी तरह से कार्बन जो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके जो है डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं। जैसे डिफरेंट एलोट्रोप कौन कौन से इनके, इसके डायमंड और ग्रेफाइट। जो डायमंड है वो क्या होता है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से जो ग्रेफाइट है वो अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये तो हुए हमारे एक्सेप्शन मेटल और नॉन मेटल के। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल जो है एवर, एसिड, मेटल सॉल्ट और वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेटल है जब एयर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। सो ऑल मेटल्स do not react with oxygen at same rate. Different metals show different reactivity toward oxygen. जो मेटल्स जो है वो एक तरह से रिएक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ, डिफरेंट मेटल जो है वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। सो
ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर के ऊपर जो है ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी जो सीरीज जो होती है इसमें हमें पता चलता है कि जो मेटल्स है वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर। सो मेटल की रिएक्टिविटीज़ के बेस पर हम देखते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये जो ऊपर वाली जो मेटल्स है ये क्या होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, मोस्ट रिएक्टिव। ये मोस्ट रिएक्टिव होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें हम हवा में खुले में नहीं रख सकते हैं। इन्हें हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें बाहर रखने पर यह बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। उसी तरह से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है और जैसे इसलिए ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इनको कोरोजन से बचाती है। और उसी तरह से जो Fe यानी आयरन जो है, आयरन को जब गर्म करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आयरन के जो पाउडर है उसे गर्म करते हैं तो ये जल जाता है। और उसी तरह से जो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको कितना भी गर्म कर लेंगे इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और जो कॉपर है, जैसे अभी हमने पढ़ा, कॉपर को गर्म करने पर क्या बनाता है, ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। यानी जब कॉपर को गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर जो है एसिड और बेस में पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और जब वह इस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वह सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ये एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ बेस हुआ। और जब ये रिएक्ट करता है एसिड से, HCl क्या है, एसिड, तो रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। उसी तरह से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन हम जब बेस से करवाएंगे तो ये किस तरह का बिहेव शो करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। और क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह से जो एल्यूमिनियम है वो जो है एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। तो जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो दोनों ही जो है एसिड और बेस दोनों ही तरह का बिहेव शो करते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। What happen when metal react with water? जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, तो जो मेटल्स है, जैसे अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि जो मेटल्स है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है। इसलिए जो ऊपर जो मेटल्स आ रही है, जैसे हमने पढ़ा था पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये क्या करती है, जो कोल्ड वाटर होता है उससे भी क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो इस तरह से जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड आर सॉल्यूबल इन वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में सॉल्यूबल है तो ये क्या देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर में डिजॉल्व होएगी और क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल। बट सारी मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है।
मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जैसे अभी मैंने बताया कि जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है वाटर के साथ। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्शन जो है बहुत वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें से बहुत ज़्यादा, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। दैट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। जब पोटेशियम की जब रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये क्या करती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो बहुत फ्लेमेबल होती है। इसलिए जो ये हीट निकली है और ये गैस जो हाइड्रोजन गैस है ये इस हीट को मतलब कैच कर लेती है, पकड़ लेती है और आग लग जाती है। उसी तरह से जो सोडियम है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जब सोडियम की रिएक्शन वाटर से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। इस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलने के कारण जो है ये सोडियम और जो पोटेशियम है ये जब इन्हें पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट। जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर की तो ये बहुत कम वायलेंट होती है। हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें से भी जो है हीट निकलती है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती है हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। लेकिन जब कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें से जो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं जो कि कॉपर की जो सरफेस है उस पर जाकर चिपक जाते हैं। इसलिए जो कॉपर है वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, यानी तैरने लग जाता है। उसी तरह से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो क्या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसी तरह से मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। और जो एल्यूमिनियम आयरन और जिंक है ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर की स्टीम से, यानी स्टीम से ये रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरह से आयरन यानी Fe को H2O यानी स्टीम, वाटर की स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस बनेगी। H2 लिख दिया। मेटल सच अ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। लेकिन जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ या स्टीम के साथ, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। वॉट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक है, जिंक जो है जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकलेगी। अब जो जिंक है ये इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। उसी तरह से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए HCl में से मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या बना, MgCl2 और H2 गैस निकल गई। वैन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड का, कि जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एक एसिड है, लेकिन जब मेटल से रिएक्ट करता है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो गैस निकलती है H2 इससे क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और जो नाइट्रोजन जो है खुद जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज
के साथ ये बहुत डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट HNO3 यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसकी, मैग्नीशियम और मैग्नीज की, तब हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। एक्वारिजिया, एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया जो है रॉयल वाटर के लैटिन नाम से लिया गया है, एक्वारिजिया नाम। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसके लिए 3:1 का रेशो लिया जाता है, जिसमें 3 ml या 300 ml जो है इससे HNO3 लिया जाता है और 1 ml जो है वो क्या लिया जाता है, HCl। इस तरह से एक जो है मिक्सचर तैयार किया जाता है, कंसनट्रेटेड मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसके जो कि इतना ज़्यादा जो है कोरोसिव नेचर का होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो ये क्या हुआ, एक्वारिजिया। मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, जब मेटल जो है अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है? सो मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन B, उसमें से क्या होता है, मेटल जो A है वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है B, उसमें से B को क्या करती है, रिप्लेस करती है। उसको हम इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जब जो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, जैसे कि आयरन नेल है और ये सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसे डिप किया जाता है तो जो आयरन है ये कॉपर को इस सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, कॉपर के उसके सॉल्यूशन में से रिमूव कर देता है। तो ये इसलिए जो सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये जो कॉपर है ये रिप्लेस हो गया है और इस वाटर के अंदर क्या आ गया है, FeSO4, यानी ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये किस में चेंज हो गया, फेरिक सल्फेट में चेंज हो गया, और कॉपर क्या हुआ, रिप्लेस होके इस आयरन नेल पर जमा हो गया है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, पिघली हुई मतलब स्टेट में होना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी। इसमें बस यही होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है उसके सॉल्यूशन में से। अब हम देखते हैं कि मेटल जो है जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। सो जो मेटल्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें वह डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और इस तरह से वे अपने ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी को रखते हैं। उसी तरह से जो नॉन मेटल्स है उनके पास जो है उनके यानी आउटर मोस्ट शेल में 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो जो मेटल है उसका एग्जाम्पल होगा सोडियम, और जो नॉन मेटल का एग्जाम्पल होगा क्लोरीन। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसके लिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। उसी तरह से जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7। अब सोडियम जो है अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और इस जो क्लोरीन है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी तरह से जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी सोडियम के पास 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
और जो ये प्रोटॉन होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अब सोडियम के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज कम हो गए। तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए सोडियम प्लस आएगा। उसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अब इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास प्रोटॉन जो है कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया एंड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से सोडियम Na+ और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इनमें अट्रैक्शन होता है और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। और इनमें जो ये अट्रैक्शन फोर्स है इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण ये कंबाइन होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको किससे शो करते हैं, डॉट से। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जैसे सोडियम का 281 होगा और मैग्नीशियम का 282। तो अब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे शो करेगी, जैसे सोडियम है, सोडियम के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन शो करना है तो हम इस तरह से शो करेंगे, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और मैग्नीशियम का क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम लिखा और हमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, तो ये हो गया, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। या फिर इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे सोडियम है ये 1 एंड मैग्नीशियम के लिए 1 एंड 2। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो सोडियम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2 8 एंड 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 6, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी सोडियम जो है इसमें 2 सोडियम्स जो है वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आएगा इस सोडियम से और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सोडियम से आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेंगे ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये Na2 और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कैसे बनेगा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 2। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। तो मैग्नीशियम जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, यानी जब मेटल जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनके बीच में क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड कब बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है मेटल टू नॉन मेटल्स,
आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, और इस आयनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और ये जो है कब बनता है? कैटायन और एनायन के बीच में जब अट्रैक्शन होता है। नोट, ऑल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड बट ऑल आयनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो जो सारे सॉल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्ट नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके आयंस के बीच में जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। जब प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो यह जो है वो टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब ये, जैसे आपने इनकी फिजिकल स्टेट देखी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, इसलिए इनके लिए जो है कंसिडरेबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इनको ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं कैरोसिन और पेट्रोल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जब इन्हें पिघली अवस्था में यानी मॉल्टन स्टेट में लेकर आते हैं तो इनके आयंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और आयन के जो मूवमेंट होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, जब आयनिक कंपाउंड का वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसमें आयंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और मूव करते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर। जब इसमें करंट पास करवाई जाती है तो आयंस जो है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अकरेंस ऑफ मेटल, जो मेटल्स है वो किस तरह से मिलती है? जो मेटल्स है वो कहाँ मिलती है? हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है, और अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मेटल्स होती हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट है, सी वाटर है, यहाँ पर बहुत सी मेटल्स होती है। सम सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। मिनरल्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वह एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर। ओर्स, मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। जो ओर होते हैं वो भी क्या होता है? एक मेटल ही होते हैं, लेकिन जो अर्थ में बहुत सारी मेटल्स होती है, अब हम सभी मेटल्स को तो नहीं यूज़ कर सकते, जो हम उन्हीं मेटल्स को अर्थ में से निकालते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, जिनसे हम कुछ बना सकते हैं, जिनसे हमें प्रॉफिट हो, तो उन्हीं मेटल्स को यूज़ करते हैं, उन्हीं मेटल्स को जो है हम लोग निकालते हैं अर्थ में से, तो वही मेटल्स जो है वो ओर कहलाती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट, यानी जिन मेटल से हमें प्रॉफिट होगा। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, और इन मिनरल्स को क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सभी ओर्स है वो मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल्स जो है वो ओर नहीं होते हैं। गैंग पार्टिकल क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं जो हमने अर्थ में से निकाले उसमें क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ होती है सैंड की, सॉइल, डस्ट। तो ये इन इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, जो मेटल्स के साथ क्या होती है? चिपकी हुई रहते हैं। Generally, there are three main steps involved in the process of extraction of metal. These are जनरली जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी जो अर्थ में से हमने मेटल को बाहर निकाला है उसमें से प्योर मेटल को, यानी इम्प्योर मेटल है उस इम्प्योर मेटल से
इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है 3 स्टेप्स होते हैं। तो वो 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एनरिचमेंट ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें से हमें क्या करना है, मेटल को निकालना है। फिर जब हमने कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को बाहर निकाल लिया तो अभी भी वो पूरी तरह से क्या होती है, बिल्कुल प्योर नहीं होती है, इसलिए उसकी क्या की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल। और रिफाइनिंग करने के बाद हमें प्योर मेटल मिलती है। अब हम इन तीनों स्टेप को एक एक करके स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, रॉक, मटेरियल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन अ ओर आर कॉल्ड गैंग। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो गैंग पार्टिकल कौन से होते हैं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सैंड, रॉक, मटेरियल्स एक्सेट्रा, तो ये क्या होती है, गैंग होती है। इन्हें जो है हमें अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इन्हें किस तरह से अलग किया जाता है। फर्स्ट, इम्प्योरिटीज रिमूव फ्रॉम गैंग। रिमूविंग ऑफ impurities from gang is called concentration of ore। और इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन करना ओर को, उसी को ही एनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या फिर इसे ही मेटलर्जी कहा जाता है। ये वह प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, प्योर मेटल को किस तरह से ओर में से निकाला जाता है, उसे ही कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या इसे ही कहते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और मेटल आर यूजुअली, मेटल जो होते हैं, मेटल्स के जो ओर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, यूजुअली ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड एंड कार्बोनेट्स होते हैं। इज अ रॉक फॉर्म, जो ओर होती है वो रॉक फॉर्म में होती है, और उसके अंदर जो है ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड, कार्बोनेट जो होता है उस फॉर्म में होती है। विच अ यूजफुल मेटल इज ऑब्टेन, जिससे क्या किया जाता है, यूजफुल मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी निकालना क्या कहलाता है, ओर से मेटल को निकालना। जैसे ये ओर है, ये क्या होती है, इम्प्योर होती है, ये इम्प्योर है, और इसमें से क्या निकालना, मेटल को हमें निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, ओर से प्योर मेटल को निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे बॉक्साइट है, ये किसका ओर है, ये एल्यूमिनियम का ओर है। तो ये बॉक्साइट में से हमें एल्यूमिनियम निकालना है, ये बॉक्साइट ओर हो गया और एल्यूमिनियम क्या हो गया, मेटल हो गया, ये मेटल हो गया और बॉक्साइट क्या है, ओर है। बॉक्साइट इज एन ओर कंटेनिंग द कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा, जो ये ऊपर वाले मेटल्स होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ से जब नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये जो नीचे वाले मेटल होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटीज़ के बेस पर जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने इनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल में। अब इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो नीचे की तरफ होती है मेटल्स, उनको ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी स्टडी करेंगे हम। मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो नीचे की तरफ जो मेटल्स होती है वह बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन। और इनमें से जो है इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए सिर्फ सिंपल प्रोसेस किया जाता है, सिर्फ सिंपली इन्हें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जैसे चिनाबार जो होता है वो किसका,
किसका और होता है, मरकरी का और होता है HgS। तो इसमें से इसको पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। व्हेन इज अ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। जब हम एयर के प्रेजेंस में जो है चिनाबार को हीट करेंगे, यानी मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस में चेंज हो जाएगा, मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और SO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ऑन फर्दर हीटिंग मरकरी ऑक्साइड देन रिड्यूस इन मरकरी। अब इसे और ज़्यादा हीट करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड जो है किस में बदल जाएगा, मरकरी में, और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको बहुत इजीली हम जो है मेटल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली हीट करके। एक्सट्रैक्शन मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो मिडल जो मेटल्स है, जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ना ही बहुत कम रिएक्टिव होती है, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, प्रेजेंट इन नेचर में कैसे प्रेजेंट होती है, सल्फाइड्स या कार्बोनेट की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होती है। ईजियर टू ऑब्टेन, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो ये मेटल्स होती है ये सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले इन्हें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स को फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस जिसको मेटल सल्फाइड्स या कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे ये ओर्स होते हैं, और क्या होता है, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे जो आपकी NCERT बुक में दिया गया है। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से करवाएंगे और हीट करेंगे। हीट की प्रेजेंस में जिंक सल्फाइड की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से करवाई जिंक सल्फाइड की और हीट करवाया, तो ये जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और जो SO2 गैस है ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। और इस प्रोसेस से क्या हुआ, जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो जो ऑक्साइड्स के जो ओर, यानी जो सल्फाइड्स ओर है, उनको किस में चेंज किया हमने, ऑक्साइड में चेंज किया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। सल्फाइड ओर को हमने किस में चेंज किया, ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में चेंज किया। तो ये प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग। उसी तरह से जो ये मेटल्स जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे जिंक कार्बोनेट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे सिंपली हीट करेंगे। सिंपली हीट किया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और CO2 गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने सिर्फ हीट करा है, जिंक कार्बोनेट के जो ओर है उसको सिंपली हमने हीट करा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैल्सीनेशन। इस तरह से हमें जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड्स के जो ओर है उन्हें किस में चेंज किया, फर्स्ट प्रोसेस में हमने ऑक्साइड में इन्हें चेंज किया। अब हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल। अब जो हमें ये ऑक्साइड मेटल मिले हैं इनका क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच अ कार्बन। जो मेटल ऑक्साइड है उसको इसको कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स के साथ हम क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग मेटल के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कार्बन का। तो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने कार्बन से करवाई तो क्या हुआ, जिंक मेटल जो है वो अलग हो गया, जो CO गैस जो है ये क्या हो गई, बाहर निकल गई। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, यानी कार्बन के साथ इसे क्या करवाया, हीट करवाया, तो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया और हमें क्या मिल गया, मेटेलिक जिंक।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कार्बन की जगह हम जो है कुछ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे जो जिस मेटल को हमें लेना है उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को यूज़ कर कर भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल such as sodium, calcium, aluminum, etc. used as reducing agent because they can displace metal of lower reactivity from their compound, क्योंकि ये क्या करेगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, मेटेलिक जो है मेटेलिक मेटल या फिर मेटेलिक जिंक, जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें मेटल चाहिए वो हमें मिल जाएगी। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन जो हमने एल्यूमिनियम से करवाई, तो जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीज से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है मैग्नीज को रिप्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और जो मैग्नीज जो है मेटल हमें क्या मिल जाएगी, यानी प्योर स्टेट में हमें वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी रिडक्शन करवा सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स का। रिएक्शन, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन जो है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो इतनी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है कि एल्यूमिनियम और जो फेरिक है वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है, थर्मेट रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन को थर्मेट रिएक्शन कहते हैं, जिसका यूज़ जो है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में किया जाता है और जो मशीन्स जो होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती है वो क्रैक हो जाती है तो उन्हें ज्वाइन करने में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप में जो मेटल्स होती है जो उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो अब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो जो हाई एक्टिविटी वाली मेटल होती है इनको हम सिर्फ हीट करके नहीं, सिर्फ हीट करके ही हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए हमें कुछ अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से जल्दी से कंबाइन हो जाती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होती है, तो वो सबसे ज़्यादा किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। तो सिंपली हीटिंग से और जो है कार्बन के साथ रिडक्शन करवाने से हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो दीज मेटल्स ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो इनको हमें जो है, इनमें से हमें प्योर मेटल्स को निकालने के लिए इनके ओर में से हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा देंगे। एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड और एक क्या होगा, एनोड। जैसे ये है कैथोड और ये हुआ एनोड, और इन्हें हम किससे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और जिस मेटल को हमें क्या करना है, जिस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसका क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन लेंगे। जैसे NaCl, जिसमें से हमें क्या करना है, सोडियम को लेना है। तो जैसे Na+ यानी हमने किसका, जो नमक होता है NaCl, उसको क्या किया, हमने पहले सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये कैथोड है और ये एनोड है। जो एनोड होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। यानी कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपने देखा जैसे Na+ है, तो प्लस है तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ये कैथोड की तरफ जाएगा। सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, सोडियम कैथोड की तरफ जाएगा। और सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब कोई मेटल, तो ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन।
उसी तरह से जो क्लोराइड है, क्लोराइड आयन जो है ये क्या नेगेटिवली चार्ज है और ये कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, एनोड, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी एनोड पर जाकर। तो यहाँ एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। तो यहाँ पर एक क्लोरीन तो आएगा नहीं, बहुत सारे क्लोरीन्स के आयन आएंगे। तो क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, ये क्लोरीन गैस, जो कि क्लोरीन यहाँ से एनोड की तरफ से क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो रिमूव होगी, और जो सोडियम है हमें कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पर। यानी कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, मेटल डिपॉजिट होगी, यानी सोडियम मिलेगा हमें कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस जो है वो वहाँ से रिमूव होगी। तो आई होप बच्चों आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो अभी तक हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है मेटल को, वो कम्प्लीटली प्योर नहीं है। कंप्लीट प्योर करने के लिए हमें मेटल को क्या करना पड़ेगा, उसे रिफाइन करना पड़ेगा। रिड्यूस मेटल कंटेन इम्प्योरिटीज़, जो रिड्यूस्ड अभी जो हमने मेटल्स देखी है क्या, रिड्यूस मेटल्स थी, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, उसकी रिफाइनिंग की जाती है। जैसे मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। लास्ट प्रोसेस होता है ये, और इसे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एपरेटस को तैयार करेंगे, जिसमें एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का होता है। ये जो एनोड है क्या है, इम्प्योर मेटल का है। कैथोड कैसा होता है, प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होती है, यानी पतली स्ट्रिप होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेके जिस मेटल को हमें प्योर करना है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से क्या करेंगे, इसमें करंट को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उससे क्या होगा, जो एनोड है उससे क्या, एनोड में से जो प्योर मेटल है, क्योंकि एनोड क्या इम्प्योर मेटल का है, इसमें से प्योर मेटल कहाँ आएगी, इस सॉल्यूशन में आएगी, यानी इलेक्ट्रोलाइट में आएगी। और इलेक्ट्रोलाइट से ये कहाँ जाएगी, प्योर मेटल कैथोड की तरफ जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज़ है, यानी जो इम्प्योरिटीज़ है जो यूजलेस है और वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है इसके अंदर, वो कहाँ जम जाएगी, यहाँ पे एनोड के नीचे की तरफ जम जाएगी। तो और जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो मेटल है वो कैथोड के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हाँ, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगी, एकदम प्योर मेटल मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन, इट इज़ बेसिकली एज अ नेचुरल प्रोसेस दैट क्वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो क्या करता है, किसी प्योर मेटल को जो है यूजलेस मेटल में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। अनडिजायरेबल यानी यूजलेस। व्हेन दे रिएक्ट विथ सब्सटेंस लाइक वाटर और एयर, जब मेटल जो है वो रिएक्ट करती है नेचर के एयर और वाटर से, तो ये क्या बन जाती है, इसमें ये कोरोसिव हो जाती है और ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस बन जाती है। यानी अब वो मेटल जो है, कोरोसिव मेटल जो है, अब वो कोई यूज़ नहीं आती है। इसलिए जब वो नेचुरल प्रोसेस, इसलिए कोरोजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे मेटल जो है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे सिल्वर जो है वो क्या, जब कोरोसिव हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड की क्या हो जाती है, लेयर जम जाती है। और जो कॉपर होता है, जैसे आपने देखा होगा, तांबे की चीज़ें जो है वो ग्रीन हो जाती है, तो उस पर किसकी लेयर चढ़ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की। जो आयरन होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस हो जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आयरन जो है कैसा हो गया, इसे क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब हम इसे एक एक्टिविटी के साथ समझेंगे। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, प्लेस 3 आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, और इसके अंदर क्या कर देंगे, हम आयरन नेल्स को डिप कर देंगे और इस पर लेबल कर देंगे A, B और C टेस्ट ट्यूब। इन टेस्ट ट्यूब A पोर सम वाटर, टेस्ट ट्यूब A में कुछ वाटर को फिल करेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी में क्या करेंगे, पोर डिस्टिल वाटर प्लस 1 ml ऑयल, उसके ऊपर क्या डाल देंगे, 1 ml ऑयल डाल देंगे। इन टेस्ट ट्यूब सी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे,
पुट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को डाल देंगे, जो कि एक क्या होता है ड्राइंग एजेंट होता है, सिलिका की तरह होता है, जो कि क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वो डाल देंगे। और हम क्या डाल देंगे इनमें तीनों में कील डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कुछ टाइम बाद देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। जो टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल थी वो क्या हो गई रस्ट हो गई, क्योंकि कोरोजन के लिए जो कोरोजन होने के लिए जो है वो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एयर एंड मॉइस्चर। जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जो है कोरोड हो जाएगी या कोरोजन हो जाएगा। तो जो ए आयरन नेल जो ए टेस्ट ट्यूब में थी वहाँ पर क्या था वाटर भी था और जो है बाहर से वहाँ पर एयर भी आ रही थी, इसलिए वो आयरन नेल क्या हो गई रस्ट हो गई। और जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें क्या था ऑयल था ऊपर की तरफ, तो जो ऑयल है वो क्या करता है वो एयर को वाटर में प्रेजेंट एयर में नहीं आने देता है और बैरियर का काम करता है, तो इसलिए वो जो आयरन नेल थी वो क्या हो गई रस्ट नहीं हुई। और जो सी के अंदर जो आयरन नेल थी उसमें क्या था मॉइस्चर नहीं था, तो उसमें सिर्फ एयर थी, तो इसलिए वो रस्ट नहीं हुई। इसलिए ओनली जो ए टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल्स थी वो रस्ट हो गई, यानी वो खराब हो गई। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, क्योंकि वो उसमें एयर भी था और वाटर भी था, इसलिए वह आयरन नेल क्या हो गई रस्ट हो गई। इन द टेस्ट ट्यूब बी द आयरन नेल द एक्सपोज ओनली वाटर, वो उसके पास सिर्फ वाटर था। द टेस्ट ट्यूब सी आयरन नेल एक्सपोज ओनली एयर, आयरन नेल के पास ओनली एयर थी वाटर नहीं था, इसलिए वो रस्ट नहीं हुई। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से बचाने के लिए, मेटल्स को बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, मेटल्स पर पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजेशन एंड मेकिंग एलॉयज, उनके एलॉयज बनाए जाते हैं। तो अब इन सभी जो प्रोसेस है इन्हें एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पेंटिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी easily prevent by coating the surface with paint which protect iron from air and moisture। एयर और मॉइस्चर से मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए उस पर क्या कर दी जाती है पेंटिंग कर दी जाती है उसकी सरफेस पर, जिससे वह जो है एयर और मॉइस्चर से बची रहे। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, when some oil is applied to surface of iron object then air and moisture cannot come in contact with us। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचे रहने के लिए जो मेटल्स होती है उस पर ग्रीसिंग या ऑयलिंग की जाती है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग करने से जिंक या फिर स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे उसे किससे बचाया जा सकता है, कोरोजन से बचाया जा सकता है, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है किससे, आयरन से। तो इसमें क्या होता है जब वह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो जो जिंक है वो क्या होती है वो कोरोड हो जाती है और उससे क्या होता है आयरन या स्टील जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन के बाद जो आयरन या स्टील है वो क्या होता है खराब नहीं होते हैं। एलॉय, एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय क्या होता है, जो है मिक्सचर होता है टू मेटल्स का, और इन एलॉयस को बनाने से भी जो है कोरोजन से मेटल को बचाया जा सकता है। जैसे मरकरी है, मरकरी का एलॉय क्या है अमलगम। कॉपर एंड जिंक जैसे टू मेटल्स है, इनका एलॉय क्या होगा ब्रास। कॉपर और जो टिन है इसका एलॉय होगा ब्रॉन्ज, और लेड एंड टिन का जो है एलॉय होगा वो क्या होगा सोल्जर। तो आप इन नाम को याद कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको सीधे नाम भी पूछे जा सकते हैं वन वर्ड आंसर्स में। एलोइंग क्या होती है, इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल्स। ये एक मेथड होता है जिससे मेटल की जो
मेटल जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये आयरन के साथ मिक्सड किया जाता है, निकल एंड क्रोमियम को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यानी आयरन में मिक्स किया जाता है क्या, निकल एंड क्रोमियम। वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये हार्ड होता है और इसमें रस्ट नहीं लगती है। आयरन, जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसको इजीली स्ट्रेस किया जा सकता है जब इसे हॉट करते हैं, यानी जब इसे गर्म करते हैं। बट इफ़ मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के बहुत स्मॉल अमाउंट 0.05% इसमें मिक्स किया जाता है तो इट बिकम हार्ड और स्ट्रॉन्ग। तो वह कैसा हो जाता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसी तरह से जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। लेकिन इंडिया में जो है 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है कोई भी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इट इज़ एलॉय विथ इधर सिल्वर और कॉपर, या तो इसमें सिल्वर को मिक्स किया जाता है या कॉपर को मिक्स किया जाता है इसे हार्ड बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू।